हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे होम्योस्टैटिस मैकेनिज्म। हमारी बॉडी का होम्योस्टैसिस किस तरह से मेंटेन रहता है, क्या होता है होम्योस्टैसिस, कौन कौन से फीडबैक मैकेनिज्म होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव अबाउट द होम्योस्टैसिस। सो लेट्स बिगिन। होम्योस्टैसिस क्या होता है? इट इज़ द एबिलिटी टू मेंटेन स्टेबल इंटरनल कंडीशन डिस्पाइट ऑफ चेंज इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। मतलब क्या हुआ? होम्योस्टैसिस क्या है? एबिलिटी है। किस तरह की एबिलिटी है? टू मेंटेन स्टेबल इंटरनल कंडीशन। हमारे बॉडी के अंदर की जो इंटरनल कंडीशंस हैं उनको स्टेबल रखने की एबिलिटी डिस्पाइट ऑफ चेंज इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नली कुछ भी इन्वायरमेंट हो, गर्मी हो, ठंड हो, बारिश हो, हमारी बॉडी का जो इंटरनल सिस्टम है वो स्टेबल रहता है। हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, चाहे वो कितनी ठंड हो, कितनी गर्मी हो, दैट रिमेन स्टेबल। हमारी हार्ट बीट जो है वो स्टेबल रहनी चाहिए। अगर बाहर कुछ भी चेंजेस हो इन्वायरमेंट के अंदर, बट हमारी होम्योस्टेसिस, हमारी बॉडी की होम्योस्टेसिस जो है वो स्टेबल होनी चाहिए। ओके, हार्ट रेट जो है, बॉडी टेम्परेचर जो है, ओके, अदर सेल एक्टिविटीज़ जो है वो स्टेबल होना चाहिए। दैट इज़ होम्योस्टैटिस। Okay, then it is also known as dynamic state of equilibrium or balance. Dynamic state और of equilibrium भी कहते हैं हम होम्योस्टेसिस को, या फिर बैलेंस भी कहते हैं। डायनेमिक स्टेट ऑफ बैलेंस, जहाँ पे बाहर हमारी बॉडी के बाहर कोई भी चेंजेस हो रहे हों बट हमारी बॉडी के अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो स्टेबल है। Okay, so body is said to be in homeostasis when its cellular need and functional activity take place smoothly. Body को हम कह सकते हैं कि वो होम्योस्टेसिस स्टेट में है जब उसकी सारे सेल की नीड और फंक्शनल एक्टिविटी जो है वो स्मूथली हो रही है, एक्टिविटीज टेक प्लेस स्मूथली। Virtually every organ system play a role in maintaining the internal environment. Virtually देखा जाए तो हमारी बॉडी का हर एक सिस्टम एक रोल प्ले कर रहा है हमारी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को स्टेबल रखने में, उसको मेंटेन रखने में। होम्योस्टैटिक रेगुलेटरी मैकेनिज्म कंसिस्ट ऑफ 5 पार्ट। जो हमारी बॉडी का जो होम्योस्टैसिस स्टेट है वो किस तरह से मेंटेन रहता है, तो इसके लिए 5 रेगुलेटरी मैकेनिज्म बनाए गए हैं। कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से पार्ट्स यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू मेंटेन द होम्योस्टैसिस मैकेनिज्म। सो वेरी फर्स्ट इज रिसेप्टर्स। हमारे सेल के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, ओके, जो सेंस करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और उन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करते हैं टू द स्टिमुलस। ओके, जैसे हमारे फिंगर टिप्स पे के ऊपर रिसेप्टर्स है। जैसे ही हम किसी गर्म चीज़ को टच करेंगे हमें स्टिमुलस मिलेगा, उस रिसेप्टर को स्टिमुलस मिलेगा और हमारी बॉडी उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करेगी। देन सेंसरी न्यूरॉन्स। हमारी बॉडी में बहुत सारे सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं जो कि सेंस करते हैं। ओके, जैसे खुशबू, स्मेल, कोई गंदी स्मेल आती है तो आप अपनी नोज़ को क्लोज कर लेते हैं। व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ द वर्क ऑफ सेंसरी न्यूरॉन। आपके ब्रेन तक वो सेंसरी न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं कि दैट स्मेल इज़ बैड, सो क्लोज योर नोज। सो दैट इज़ द वर्क ऑफ सेंसरी न्यूरॉन। सेंड द इनपुट मैसेज आपकी बॉडी के अंदर कंट्रोल सेंटर को भेजता है। सेल और फिर ये सेंसरी जो न्यूरॉन्स हैं वो सेल तक ये इन्फॉर्मेशन भेजते हैं, सेल ऑर्गन तक भेजता है और ऑर्गन स्पाइनल कॉर्ड तक ये इन्फॉर्मेशन भेजता है। देन इंट्रीग्रेटेड सिस्टम। इंट्रीग्रेटेड सिस्टम मीन्स बहुत सारे यहाँ पर सेंसरी न्यूरॉन्स मैसेज रिसीव करेंगे, सेंड आउट करेंगे। हार्ट रेट इंक्रीज़ हो गई है, बहुत तेज़ आप भाग के जा रहे हैं, रेस लगा रहे हैं तो आपकी हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगी। ओके, तो अब जब आप रुक गए हैं रेस लगाने के बाद तो उसको नॉर्मल उसमें भी तो लाना है, आपकी बॉडी सिस्टम के अकॉर्डिंग आपकी हार्ट रेट को लाना है। ऐसा तो नहीं कि आप एक बार दौड़ लिए तो हमेशा आपकी हार्ट रेट बढ़ी होगी, नहीं, तो नॉर्मल भी तो लाना है उसको। सो इंटीग्रेटेड सिस्टम इट एनालाइज द इनकमिंग मैसेज रिसीव्ड फ्रॉम सेंसरी न्यूरॉन। ये क्या करते हैं इंटीग्रेटेड सिस्टम? ये एनालाइज करते हैं, मैसेज रिसीव करते हैं फ्रॉम सेंसरी न्यूरॉन एंड सेंड आउट कमांड। मैसेज को सेंड आउट करते हैं कि हार्ट रेट को आप मेंटेन करिए, बीपी को आप मेंटेन करिए, टेम्परेचर ऑफ बॉडी को मेंटेन करिए, ब्रीदिंग रेट को मेंटेन करिए। ओके, देन कम टू द मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन क्या करते हैं? सेंसरी न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, मोटर न्यूरॉन क्या करते हैं? आउटपुट मैसेज
सेंसरी न्यूरॉन इनपुट लेके आ रहा है, मैसेज ब्रेन तक लेके जा रहे हैं। अब मोटर न्यूरॉन्स क्या करेंगे, अब जो उसको मैसेज रिसीव हुआ है उसके अकॉर्डिंग उसको इन्फॉर्मेशन भेजनी भी तो पड़ेगी हैंड को, कि आप हैंड को अलग हटा लो गर्म चीज़ से। ओके, तो ये जो ब्रेन ने इन्फॉर्मेशन भेजी है आपके हैंड को के जो आउटपुट मैसेज है वो ट्रैवल करके जाएगा ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड से सेल तक, आर ट्रैवल बाय मोटर न्यूरॉन। ये काम किसका है, ब्रेन से ऑर्गन तक जो इन्फॉर्मेशन लेके जा रहा है वो है उसमें वर्क करते हैं मोटर न्यूरॉन्स। ओके, देन कम टू द इफेक्टर्स। इफेक्टर्स क्या होते हैं, सेल होते हैं, टिश्यूज होते हैं, ऑर्गन होते हैं, एक्सेट्रा एक्ट एज इफेक्टर। दे एक्ट एज ए इफेक्टर एंड रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू आउटपुट कमांड। आपके ब्रेन ने मोटर न्यूरॉन ने जो भी मैसेज आपको दिया है कि हाथ हटा लीजिए, नोज को क्लोज कर लीजिए, वो काम किसका है, सेल का, टिश्यू का, ऑर्गन का, क्योंकि ये मोटर न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, रिसीव करते हैं, अपनी आउटपुट कमांड्स को रिसीव करते हैं कंट्रोल सेंटर से और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं। जैसे ये मदन लाल है, उसने गरम गरम तपेली जो चाय की गरम हो रखी थी, चाय बन रही थी, उसने टच कर लिया, तो अब सेंसरी न्यूरॉन उसको उस गर्मी को सेंस करेगा, उस हीट को सेंस करेगा और ब्रेन तक पहुंचाएगा, और ब्रेन आपको रिसीव करके बताएगा कि भाई हाथ जल जाएगा, जल्दी से हाथ हटा लो। तो ब्रेन मोटर न्यूरॉन्स को बोलेगा कि जाओ भाई हाथ को हटाने के लिए आपके हैंड के सेल को, ऑर्गन को बोलिए कि हाथ हटा ले। ओके, सो इस तरह से आपका होम्योस्टैसिस जो है रेगुलेटरी मैकेनिज्म इन 5 पार्ट से बना हुआ होता है। We'll discuss about the positive feedback and negative feedback mechanism of homeostasis. Thank you. Hello everyone. सो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया व्हाट इज़ होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस क्या होता है, किस तरह से हमारी बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट स्टेबल होता है, किस तरह से कौन कौन से ऑर्गन्स, कौन कौन से न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं टू मेंटेन द होम्योस्टैसिस ऑफ आवर बॉडी। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस के मेनली 2 मैकेनिज्म हैं, जिसमें रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर, इफेक्टर जो है, इफेक्टर्स हैं हमारी बॉडी के, वो होम्योस्टैसिस को मेंटेन करते हैं। और किस तरह से मेंटेन करते हैं उसके 2 मैकेनिज्म हम आज स्टडी करेंगे, दैट इज नेगेटिव फीडबैक एंड पॉजिटिव फीडबैक। So let's start with the negative feedback mechanism of homeostasis. Negative feedback mechanism क्या होता है, ये रिवर्स कंडीशन होती है। It reverses condition to bring body back to its normal state. नेगेटिव फीडबैक से क्या होता है, हमारी बॉडी की जो नॉर्मल स्टेट है उसको रिवर्स करके, मतलब अगर कोई एबनॉर्मल स्टेट आ गई है हमारी बॉडी की तो उसको रिवर्स करके नॉर्मल स्टेट में लाया जाता है विद द हेल्प ऑफ नेगेटिव फीडबैक। अब नेगेटिव फीडबैक होता क्या है, सो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म इज इन होम्योस्टैसिस हेल्प टू मेंटेन होम्योस्टैसिस। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से हम होम्योस्टैसिस को मेंटेन करते हैं। ओके, और द स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को हम स्टेबल बनाए रखते हैं विद द हेल्प ऑफ नेगेटिव फीडबैक। देन it work by detecting the change in the environment and then taking action to return the condition to their original state. क्या होता है, ये किस तरह वर्क करता है, ये हमारी बॉडी में जो इंटरनल इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आए हैं उसको डिटेक्ट करता है, ओके, और उसके अगेंस्ट एक्शन लेता है। एक्शन लेने से क्या होगा, हमारी बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट जो डिस्टर्ब हुआ है वो ओरिजिनल स्टेट में आएगा। ओके, एक्शन लेने के बाद पहले तो डिटेक्ट कर रहा है कि क्या चेंजेस आए एनवायरनमेंट में, देन उसके खिलाफ एक्शन हो रही है, और उसके बाद हमारी बॉडी का जो इंटरनल और इन्वायरमेंट है वो ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। ओके, फॉर एग्जांपल, इफ बॉडी टेम्परेचर बिगिन टू राइज, हमारी बॉडी का टेम्परेचर राइज हो रहा है, हमें फीवर आ रहा है, उस कंडीशन में हमारी बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाता है। सो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म हमारी बॉडी का एक्टिवेट हो जाता है उस कंडीशन में। ओके, हमारी बॉडी का नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है, और जैसे ही नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है हमारी बॉडी जो है वो कूल डाउन होती है। दिस हैपन थ्रू स्वेटिंग एंड वेसोडाइलेशन। इस कंडीशन में क्या होगा, वेसोडाइलेशन, आपकी वेसल्स डायलेट हो जाएंगी, ओके, और आपको स्वेटिंग होने लग जाएगी। स्वेटिंग होगी तो आपका बॉडी जो है वो कूल फील करेगा। ओके, जैसे ही आप बाहर से गर्मी से आते हैं आपको पसीना आता रहता है, और जैसे ही आप हवा में बैठते हैं वो पसीना जब सूखता है तो आपको कूलिंग इफेक्ट देता है ना।
सो इस तरह से हमारी बॉडी का जो एलिवेटेड टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर में राइज हुआ है, वो बैक टू नॉर्मल होता है विद द हेल्प ऑफ स्वेटिंग एंड वेसोडाइलेशन। सिमिलरली इफ बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप, अगर बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म विल वर्क टू वार्म द बॉडी अप। हमारा नेगेटिव फीडबैक सिस्टम क्या करता है, वो वर्क करता है किसके लिए, कि हमारी बॉडी को थोड़ा वार्म दिया जाए और उसका बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन किया जाए। सो दिस कैन हैपन थ्रू शिवरिंग। ये कैसे होता है, शिवरिंग के थ्रू। जैसे ठंड में हमें आप बिना स्वेटर के बाहर निकल जाइए तो आपकी बॉडी क्या करने लग जाएगी, शिवरिंग करने लग जाएगी। शिवरिंग होगी तो आपकी बॉडी में हीट जनरेट होगी। ओके, हीट जनरेट होगी तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। इस कंडीशन में वेसो कॉन्ट्रैक्शन भी होता है। वेसल क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और ब्लड जो है वो प्रेशर से फ्लो होने लग जाता है। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी में वार्म आएगी। ओके, और जो आपके हेयर्स हैं वो स्टैंड हो जाते हैं ऑन द एंड। आपके जो हैंड वगैरह के, हाथों के जो बाल हैं, रुएं हैं, वो इरेक्ट हो जाते हैं। ओके, सो इस तरह से आपके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। ओके, सो बॉडी टेम्परेचर हाई होगा तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म वर्क करेगा किस तरह से, स्वेटिंग और वेसोडाइलेशन करवाएगा, और बॉडी टेम्परेचर डाउन होगा इस तरह से। एंड बॉडी टेम्परेचर जब ड्रॉप हो जाएगा देन अगेन नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म वर्क करेगा और आपकी बॉडी शिवर होगी, वैसा कॉन्ट्रैक्शन होगा और बॉडी टेम्परेचर राइज होगा। Example, regulation of another example of negative feedback mechanism is blood sugar level, maintaining the blood sugar level by insulin. ओके, जब आपके बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है तो इंसुलिन सीक्रीट होता है। ओके, और इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है, उसके नॉर्मल लेवल पे लाता है। अब बात करते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कैन हेल्प द बॉडी टू रिस्पॉन्ड क्विकली टू चेंज एंड गेट थिंग्स बैक टू द नॉर्मल। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या करता है, ये बॉडी को हेल्प करता है और रिस्पॉन्ड करता है क्विकली, बॉडी को रिस्पॉन्ड क्विकली, जल्दी से रिस्पॉन्ड करने के लिए क्विकली उसको हेल्प करता है, जिससे क्या होगा, टू गेट द थिंग बैक टू द नॉर्मल। जो भी एबनॉर्मल कंडीशन क्रिएट हुई है बॉडी के अंदर, इंटरनल इन्वायरमेंट में जो डिस्टर्बेंस हुआ है, हमारा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म हमारी बॉडी को रिस्पॉन्ड करने के लिए क्विकली रिस्पॉन्ड करने के लिए क्विकली उसको हम इस चेंजेस के लिए तैयार करता है। सो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म इज अ सिचुएशन इन विच द आउटपुट ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस इट्स ओन आउटपुट। यहाँ पे क्या हो रहा है, इस सिचुएशन में आउटपुट ऑफ द सिस्टम इंक्रीज इट्स ओन आउटपुट। जो भी सिस्टम वर्क कर रहा है उसका आउटपुट इंक्रीज हो जाता है, जिससे वो अपना खुद का आउटपुट इंक्रीज कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, चाइल्ड बर्थ, ब्लड क्लोटिंग, ओके, लेस कॉमन बट अगर इन स्पेसिफिक कंडीशन। जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है वो लेस कॉमन देखा जाता है, बट स्पेसिफिक कंडीशन में ये होता है। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म इज रीइंफोर्स द कंडीशन। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या करता है, कंडीशन को रीइंफोर्स करता है। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म विल कंटिन्यू टू एम्पलीफाई द इनिशियल चेंजेस अंटिल स्टिमुलस इज रिमूव्ड। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या करता है, ये आपको कोई स्टिमुलस, इनिशियल स्टिमुलस अगर मिल रहा है तो वो उसको और एम्पलीफाई करता रहता है जब तक आप उस स्टिमुलस को रिमूव ना कर दें। अब इसका बहुत अच्छा एग्जांपल हम समझते हैं चाइल्ड बर्थ के दौरान। चाइल्ड बर्थ के दौरान क्या होता है, स्ट्रेचिंग ऑफ यूटराइन वॉल। यूटरस की जो वॉल है उसकी स्ट्रेचिंग होती है क्योंकि बेबी को बाहर आना होता है। ओके, तो यूटेराइन की जो वॉल है उसमें स्ट्रेचिंग होगी, और स्ट्रेचिंग होगी उसकी वजह से मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा। ओके, बार बार कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसलिए मदर को पेन होता है क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, रिलैक्स हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, यूटरस की वॉल स्ट्रेच हो रही है। दैट फर्दर स्ट्रेचेस द वॉल। क्या हो रहा है, पहले यूट्राइन की वॉल स्ट्रेच हुई, उससे कॉन्ट्रैक्शन हुआ, और कॉन्ट्रैक्शन होगा तो फर्दर वॉल स्ट्रेच होगी, एंड दिस कंटिन्यू अंटिल बर्थ टेक प्लेस। ओके, ये कब तक कंटिन्यू होता रहेगा, जब तक बेबी का बर्थ नहीं हो जाता। ओके, अनदर एग्जाम्पल इज लैक्टेशन, द चाइल्ड फीडिंग स्टिमुलस। जब आपका जो मदर है उसका बेबी फीड करता है, मदर का मिल्क फीड करता रहता है 1 साल तक, 1.5 साल तक, तो आपकी बॉडी को स्टिमुलस मिलता रहता है
कि मिल्क प्रोड्यूस करना है. ओके, स्टिमुलस मिल्क प्रोडक्शन विच कॉज फर्दर फीडिंग एंड कंटिन्यूस अंटिल बेबी स्टॉप फीडिंग. जब तक वो बेबी को फीड कराती रहेंगी, जब तक लैक्टेशन होता रहेगा मदर की बॉडी में, जब तक बेबी वो मिल्क या फीड करना बंद ना कर दे. ओके, जब तक फीड करता रहेगा आपकी मदर की बॉडी को स्टिमुलस मिलता रहेगा कि बॉडी को मिल्क प्रोड्यूस करना है. ओके, सो इट इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म. ओके, डायग्राम की हेल्प से समझते हैं कि बेबी ग्रोथ होता है. ओके, 9 मंथ में बेबी ग्रो होता है. ओके, टेक्स अप ऑल द स्पेसेस इन द यूट्रस. यूट्रस का वो पूरा स्पेस ले लेता है. उससे क्या होता है, स्ट्रेचेस रिसेप्टर्स. स्ट्रेच रिसेप्टर क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं यूट्रस में. ओके, और ब्रेन को सिग्नल जाता है फॉर रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन. जैसे ही यूट्रस की वॉल स्ट्रेच हुई, ओके, यूट्रस के जो रिसेप्टर है एक्टिवेट हुए, ब्रेन को सिग्नल गया कि ऑक्सीटोसिन को रिलीज करो. ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन जो यूट्रस की वॉल है उस मसल जो है उनमें कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज करेगा, और कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन गेट स्ट्रॉन्गर अंटिल बेबी इज डिलीवर. जब तक कॉन्ट्रैक्शन होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, जब तक बेबी मदर की बॉम से बाहर नहीं आ जाता. ओके, जैसे बेबी बाहर आ जाएगा, ये स्टिमुलस जो है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा और द सिचुएशन विल कम बैक टू द normal. So this is short information about positive and negative feedback mechanism of homeostasis. Thank you very much.